सो फाइनली गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप बहुत खुश भी होंगे क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर टुडे। दैट वुड बी, आई होप यू मस्ट नो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिस्कस किया था। इस चैप्टर में वी विल डिस्कस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम थोड़ा सा आपको इसकी ब्रीफिंग करें सिर्फ एक लाइन में, तो जो भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं भी जरा ऑनलाइन आ जाऊं, देखें कौन कौन बच्चा आज आ गया। सिमरन तो होगी फर्स्ट पोजीशन पे आज एज यूजुअल। तो उसमें जो भी चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है विच विल बी ऑन द मॉलिक्यूलर बेसिस। अभी जो पढ़ा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था, उसमें सिंपली हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, जो उनके एक्सेप्शंस हैं, मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं अभी लास्ट क्लास तक। अब पढ़ेंगे कि व्हाट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, हाउ इट फॉर्म्स। जो जीन्स हैं हम उसकी बात करते हैं, वो कैसे बन रहा है, उसका एक्सप्रेशन किस तरह से आ रहा है, वो जो भी कंपोजिशन है वो किस तरह की हैं, हम उसकी बात करेंगे। गुड इवनिंग प्रीति। सिमरन, यू आर सेकेंड पोजिशन टुडे। गुड इवनिंग सिमरन एज वेल। चलिए, आज प्रीति को फर्स्ट पोजीशन मिला है। एक दो मिनट और वेट कर लिया जाए बच्चों का, है ना। तो आई होप कि आपने ये चैप्टर थोड़ा सा रीड किया होगा, जरूर किया होगा। मैंने आपको बताया भी था पहले कि बिफोर अटेंड द क्लास यू मस्ट रीड द चैप्टर, है ना। आपके ऐप पे बुक अपलोड कर दी गई है और ग्रेजुअली हर चैप्टर्स के आपको असाइनमेंट्स भी आई प्रॉमिस की इस हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा। नीट के भी पेपर्स अपलोड होंगे ताकि यू मस्ट बी फैमिलियर विद द टेस्ट पेपर्स। जो पुराने सीपीएमटी और एम्स, जिपमर, जब पहले पेपर्स अलग अलग कंबाइंड नहीं होती थी, तो उस समय के पेपर्स भी आपको ऐप पे ही मिलेगा। आप वहां से डाउनलोड करके यू कैन गेट बेनिफिटेड फॉर दैट। ठीक है। एम आई ऑडिबल? क्वाइट क्लियर टू एवरीवन? तो आज का जो हमारा, पहले तो हम चैप्टर का नाम लिख दें फिर ब्रीफिंग शुरू करते हैं। टुडे वी हैव अ न्यू चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए यू मस्ट बी फैमिलियर विद बायोमोलिक्यूल चैप्टर ऑफ क्लास 11। थोड़ा सा हम लोग बैक फ्लैश में जाएंगे क्लास 11 के उस टॉपिक को, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, नाइट्रोजनस बेस, शुगर मॉलिक्यूल, हम इनकी चर्चा करेंगे इन शॉर्ट में। प्रोट्रूड टंग का क्या मतलब है? प्रोट्रूड टंग या फरोड टंग, है ना, ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। जो आप देखेंगे कई सारे ऐसे, कई तो खैर नहीं, लाखों में एक केस ऐसा होता है जो जीभ है वो बाहर निकली रहती है। एंड दैट इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कि मुंह अगर वो बंद भी कर लेता है तो उसकी जीभ जो है वो बाहर की तरफ लटकती हुई दिखेगी। दैट इज द प्रोट्रूड टंग। फिर मतलब फिर एक और कैरेक्टर्स है फरोड टंग। फरोड का मतलब हो गया बीच से उसकी लाइनिंग बनी होगी जीभ के बीच में जो शो करेगा, दैट इज द फरोड टंग। ठीक है सिमरन? प्रोट्रूड होगा PROTRUDE, प्रोट्रूड टंग, नॉट प्रोथोड। ओके, यू वांट टू नो प्लियोट्रॉपी? ओके, चलिए, वेरी गुड। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लें। ये अभी मैं इरेज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस योर डाउट फर्स्ट। और जो भी डाउट है आप लोगों की, सिमरन एंड प्रीति, तो फटाफट आप लिख दीजिए एक एक करके, मैं पहले उसको कंप्लीट कर लूं, है ना। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। तो इस आंसर, इस क्वेश्चन को वैसे वीडियो में पढ़ा होगा आपका
जो प्रीवियस लेक्चर है उसी में मैंने शायद ये टॉपिक डिस्कस किया था। प्लियोट्रॉपिक का मतलब हो गया वन जीन मेनी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। हमने पढ़ा कोडोमिनेंस, हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर पढ़ा मल्टीपल एलेलिज्म, फिर वी हैव प्लियोट्रॉपी। उन सब से बिल्कुल अलग। मल्टीपल एलेलिज्म एक कैरेक्टर कई सारे एलिल, प्लियोट्रॉपी जस्ट उल्टा, एक एलिल कई सारे फिनोटिपिक ट्रेट्स, दैट इज व्हाट द प्लियोट्रॉपी। वन जीन मेनी फिनोटिपिक इफेक्ट। गॉट इट? आई होप इट्स सिंपलेस्ट वर्ड टू एक्सप्लेन, है ना? प्रीति समझ में आ गया बेटा? इज इट क्लियर या मैं लिख दूं फिर से? प्लियोट्रॉपी इज अ कंडीशन ऑफ मोर देन वन फिनोटिपिक बिहेवियर, more than one phenotypic expression for a single gene। आपको मैंने बताया था कि जो ड्रैगन फ्लाई है या जो आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, फ्रूट फ्लाई, उसकी जो आईज हैं, उसका जो कलर स्किन है फरो का है, या फिर आपका जो जीमेज का जो है हमारा कर्नल्स का जो कलर है, दे आर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। हिंदी में अगर हम आपको समझा दें तो मक्के के दाने के कई सारे कलर्स होते हैं। जो यूजुअली जो शहरी लोग हैं, शहरी बच्चे हैं, हो सकता है आप में से बच्चों के पास एक ही एक आंसर हो कि सर आई हैव सीन टू डिफरेंट कलर्स ऑफ द मेज ग्रेन, दैट इज येलो एंड व्हाइट। बट सरप्राइजिंगली द पीपल और द चाइल्ड और द स्टूडेंट हु आर एक्चुअली बिलोंग्स टू द अर्बन एरिया और सॉरी रूरल एरियाज, तो मक्के के कई सारे कलर होते हैं। हरा भी मिलेगा, पर्पल भी मिलेगा, व्हाइट और येलो तो कॉमन है, ग्रीन मिलेगा, रेड भी मिलेगा। तो वाई? मेज ग्रेन तो वही है, वही पेड़ है, एक उसी पेड़ के एक में आपको मक्के का व्हाइट कलर मिलेगा, कर्नल मिलेगा, दूसरी तरफ मक्का लगा हुआ आपको रेड मिलेगा। तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ प्लियोट्रॉपी। सिंगल जीन, वन मोर देन वन फिनोटिपिक ट्रेट्स। ओके, क्लियर? एनीथिंग एल्स? Anything else before starting a new topic, new chapter? In fact, अगर कोई डाउट रह गया हो तो you just ask, ठीक है? नहीं है ना? Should I wait or I should move further? देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से नोटबुक में चेक करके, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन ज्यादा रखना होगा। Everything will be new except the chemical composition of DNA, because we will first going to the molecular basis. It means we are going to the familiarize to those molecules that are able to made up of DNA or that actually make the DNA molecule, जिसमें नॉर्मल डीएनए के बारे में हम लोग 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये कैसे जेनेटिक मटेरियल है वो हम एग्जैक्टली क्लास 12th में पढ़ते हैं इस चैप्टर में, कि हाउ इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट बेसिक थिंग्स आर देयर इन द डीएनए, जिसके कारण हमारा कैरेक्टर जो है हमारे मम्मी पापा से बिल्कुल मिलता जुलता है। कि अगर हम आपको देख लेते हैं या हमने आपके पिताजी को देखा है तो हम 4 बच्चों में आपको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ ये बेटा, ये आप उन्हीं के पिताजी हो ना, और सॉरी आप उनके बच्चे हो ना। Why? Because of the characters। हमने आपके पापा की शक्ल को मैं पहचानता हूं तो there is a resemblance between the two different individuals that shows कि जो कैरेक्टर आया है तो वो कहां से, ऐसा क्या था डीएनए में, ऐसा क्या था जीन में जो एक्सप्रेस कर रहा है, और इसके कारण रिजेम्बलेंस आ रहा है प्रॉपर्टी में और कैरेक्टर में। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फिर से बताएं पूरा टॉपिक या पर्टिकुलर डिजीज? जिमरन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, तब तक मैं इसको समझा दूं। देखिए, पीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, इन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये बात बताई, जैसे नॉर्मली
हम डिस्कस करते हैं किसी भी जीन्स को, तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये करेक्टर है, ये पेरेंट है, ये एक्स कैरी कर रहा है, ये वाई कैरी कर रहा है। अब इसी को अगर हम जीन के फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में अगर हम दिखा दें, लाइकवाइज ये क्रॉस कर रहा है कुछ इस तरह से, है ना, मतलब पिक्चोरियल अरेंजमेंट थ्रू द क्रोमोसोमल अपीयरेंस, कि हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अपीयर कराया, उसमें अवेलेबल किसी पर्टिकुलर जीन्स को दिखाया, ठीक, एंड देन वी आर शोइंग द इनहेरिटेंस पैटर्न। तो दैट इज व्हाट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, गॉट इट। समझ में आ गया सिमरन? मतलब जब हम क्रोमोसोम्स को दिखाते हैं इन द इनहेरिटेंस पैटर्न, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द जीन और राइटिंग द एलिलिक पेयर्स, बात सारी वहीं पे है, मेंडल से शुरू हुई और वहीं पे खत्म भी होती है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी सहूलियत के लिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल, बहुत ही एक लीनियंट और सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं। मान लीजिए हम लोग, हमारे सामने 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और अगर हमने सबसे ये सवाल किया कि बेटा आपका घर किन किन चीजों से बना है, तो घर तो सब अलग होगा, सबके घर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगी वो बिल्कुल अलग होगी, लेकिन जो कंपोजिशन है वो क्या है, सिमिलर है। सब लोग सेम आंसर करेंगे, सर ब्रिक है, सीमेंट है, मोरंग है, ये है, वो है, मतलब जो रॉ मटेरियल है दे आर सेम, बट ईच रॉ मटेरियल प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप ये कहो कि ब्रिक प्लेज अ मेजर रोल to build a good infrastructure for house or home, so I guess your answer will be not satisfactory. Got it? मेंडल ने कहा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, फाइन, कि फैक्टर इज समथिंग दैट ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक। जोहानसन ने कहा कि ऐसा है भाई, आपने जो बात कही हम आपकी बात काटेंगे नहीं, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए आप लोग, या दुनिया वालों मेरी बातें भी सुन लो। फैक्टर की जगह आई विल यूज द वर्ड जीन। सारी स्टेटमेंट एज इट इज, सिर्फ कॉपी और पेस्ट किसको किया गया, फैक्टर की जगह हमने जीन को रिप्लेस कर लिया, मतलब जीन से फैक्टर को रिप्लेस कर दिया। स्टेटमेंट बना अकॉर्डिंग टू द जोहानसन कि जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक कैरेक्टर, हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक। फिर बैटिसन आए, बैटिसन ने कहा देयर आर सम कॉन्ट्रास्टिंग पेयर विच इज एबल टू ट्रांसफर द कैरेक्टर, ठीक। बातें वही चल रही हैं, हमने मेंडल से सुना कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जोहानसन से सुना जीन रिस्पॉन्सिबल है, बैटिसन से सुना एलिल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। इन द सेम वे कि वो एलिल कहां है, वो जीन कहां है, वो फैक्टर कहां है, तो दे ऑल आर इन द क्रोमोसोम। टी.एच. मॉर्गन ने थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाया, कहा कि ऐसा है ना कि कभी कभी क्या होता है, जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक ना, वो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन देता है। तो ही मेड अ क्रोमोसोमल अपीयरेंस लाइक ए स्ट्रक्चर एंड ही सजेस्टेड, फिर से उन्होंने लाइन को रिप्लेस किया और उन्होंने कह दिया कि दिस इज व्हाट द क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी इंडिविजुअल that are sexually reproduced. So the chromosome always moves parallel to gene, parallel to DNA, responsible for genetic character. And this is what the chromosomal theory of inheritance. Got it? I hope now understand, Simran. अब तो डाउट नहीं है।
Very good. Done. So I am succeeded. Your problem is resolved. And then what the next? Anything next? Still from the previous topic, previous chapter. Just find out your doubts and just put it in front of me to resolve that problem. हो गया? Very good. So should I move to the next chapter or still some doubt? पक्का? चलिए. It's good. Finally. कि डीएनए और आरएनए को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अगर मान लीजिए पेपर में अगर दे दिया गया कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट डीएनए फ्रॉम आरएनए, तो आप वो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? एनी वन ऑफ यू? फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं. क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू डिफरेंशिएट डीएनए एंड आरएनए एट द बोर्ड लेवल. यू नो, मतलब दिस शुड बी यू नो द आंसर जो 10th लेवल का नहीं हो कि सर वो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है टाइप आंसर. नो, तो आंसर मैच्योर होना चाहिए. इसको इरेज कर दे तब तक, है ना? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन. हमने पूछा डीएनए के बारे में, है ना? 1968 बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हायरार्की है डीएनए और आरएनए को लेके. बहुत सारे लोगों ने, लगभग 10 साइंटिस्ट हैं. आपके पास अगर नीट वाली बुक हो, अभी आकाश वाली भी चीजें धीरे धीरे हम लोग कंपाइल कर रहे हैं सब कुछ आपके लिए, ताकि ध्यान से पढ़ें जितना नीट के लेवल की तैयारी होनी चाहिए. तो इसी साथ ही हम आपको और बेहतर तैयार कर सकें. ठीक है, तो आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का. डीएनए में क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आरएनए में नहीं है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, 11th में पढ़ा है आपने. डीएनए में ऐसा क्या है जो आरएनए में नहीं है? नो वन? कोई आंसर नहीं किसी के पास? अच्छा, चलिए तो मैं ही बता देता हूं. डीऑक्सी, ये मैंने अभी पिछले टर्म में भी बताया है आप लोगों को. शुगर प्रेजेंट लिख लीजिए, लेकिन फिर भी डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट. आज की डेट है हमारी 9/6/21. डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट. स्ट्रक्चर हो गया इसका. देखिए स्ट्रक्चर पे मैं बहुत जोर इसलिए दे रहा हूं कि जब अभी हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे ना, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, तो देयर वी नीड द स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप. दिस इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर. ये नंबरिंग हो गई केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आईयूपीएससी सिस्टम से. 5 शुगर है, इसको हम लोग पेंटोज शुगर कहते हैं. इसको आप लिख ही चुका हूं, खैर डीऑक्सीराइबोज, तो दिस शुड नॉट बी रिपीटेड. बिल्कुल सही. सिंगल स्ट्रैंडेड, ब्रांच नहीं बोलेंगे बेटा, ब्रांच नहीं बोलेंगे. बी मैच्योर, तभी मैंने कहा था सिमरन. सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड. आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड while DNA are always डबल स्ट्रैंडेड. ये ध्यान रखना है. उसके बाद डीएनए में हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, एंड देन डीएनए हैज एडेनिन, थाइमिन,
गुआनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और इनमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए इसको। एडेनिन थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद लिखिए इसके बाद नीचे लिखिए यहीं पे, term nuclein was given by term nuclein was given by मिक्सचर, ठीक है, ही आइसोलेटेड दिस, ये हिस्ट्री हो गई है ना न्यूक्लिक एसिड की, फ्रॉम फर्स्ट सेल ऑफ WBC। ठीक है, कॉपी करिए। ठीक है, अब बात आई इसके बारे में, तो आई होप सबको याद होगा। दीज आर व्हाट, यहीं पे लिख भी देता हूं, दीज आर नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लिख दें, जरूरी है समझना। फ्लो चार्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस को क्लासिफाई किया गया प्यूरीन, पाइरिमिडीन। प्यूरीन फिर दो तरह का है, एडेनिन गुआनिन। पाइरिमिडीन तीन तरह का है, थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल। कॉपी करिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो लोग बहुत गोरे होते हैं उनको गर्मी भी सबसे ज्यादा लगती है और उसको मच्छर भी ज्यादा काटते हैं। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। ये मैंने YouTube में कई बार पढ़ा, देखा, सुना, और जब मैं खुद को देखता हूं तो मैं ये फील करता हूं। और शायद आप भी महसूस करते होंगे कि सबसे ज्यादा गर्मी आपको क्लास में नहीं देखता, मैं दिखता रहूंगा पसीना पोंछते हुए। चलिए, लिख लिया, ऑल डन।
पस सेल क्या है? अच्छा, किसका सवाल है ये? सिमरन का सवाल है, वेरी गुड। घाव पता है बेटा? घाव दिल का दर्द वाला नहीं, घाव मतलब द वुंड, WOUND। तो पस बनता है ना, पस। अब हिंदी में क्या कहते हैं? आई नो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दैट पस इज द डेड डिब्राइस, मरा हुआ जो टिश्यू है, सेल है, डैमेज खत्म, मतलब जो डैमेज टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो उसको हम लोग पस सेल कहते हैं। और वो WBC के पस सेल्स में देखा गया था पहली बार। तो ये लिखा जाता है हिस्ट्री में, है ना? लिख लिया, समझ में आ गया व्हाट इज पस सेल? ओके, अब जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक ना? तो स्ट्रक्चर में एडेनिन को हम 6 अमाइनो प्यूरिन कहते हैं। 6 अमाइनो एडेनिन इज 6 अमाइनो प्यूरिन। ग्वानिन को हम लोग कहते हैं 2 अमाइनो 6 ऑक्सी। बहुत अच्छा तरीका है, ये ट्रिक है, और इससे पहले आपने सुना भी नहीं होगा। ये मेडिकल्स में पढ़ाया जाता है, नीट लेवल की पढ़ाई है ये, ठीक है। 2 अमाइनो। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि सर ये आपने लिख तो दिया, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि आपने पहली बार पढ़ा है ये IUPSC ने भी, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को आजीवन याद रखने के लिए मैं बच्चों को बार बार यही बताता हूं कि बेटा आप बस IUPSC नेम याद रखिए, और स्ट्रक्चर मैं भी बना दूंगा, अपने आप आसान हो जाएगा। आप में से कौन बताएगा व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? या ना टाइम ना वेस्ट करें, गर्मी बहुत है, पसीना आने लगते हैं मुझे। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर आसान है आपके लिए। इट इज बेंजीन रिंग। उसके बाद बेंजीन के साथ हम इसमें पेंटोज रिंग अटैच कर दिए, कंजुगेशन डबल बॉन्ड का कर दिया, सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक। हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, रिंग के अंदर। तो ये रिंग के अंदर डाल दिया हमने। नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9th पोजीशन, जिसमें नाइट्रोजन इज 1 3rd 7th एंड 9th। तो दिस इज द प्यूरिन रिंग। 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। क्या ये? 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। अब आइए पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन इज अ 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजन एस 1 एंड 3rd पोजीशन। याद रखने की चीज ये है कि जो नंबरिंग विल बी फ्रॉम हेयर, आई होप इट विल बी इजियर टू यू। है ना? डन? कॉपी करिए। मोर देन 2 कंपोनेंट नहीं प्रीति, दिस इज रॉन्ग आंसर। सिमरन यू आर ऑल्सो रॉन्ग। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हुआ जब, देखिए ऐसे है ना कि डिफरेंट वर्ड तो ठीक है, लेकिन यहां पे वो काम नहीं चलना है। एरोमेटिक रिंग बेंजीन ग्रुप है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक क्यों कहा? क्योंकि साइकिल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, और वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन इन द रिंग। देख रहे हैं ना? जो स्पेशल जो प्लेस मैंने छोड़ दिया है, ये मतलब है, दे हैव कार्बन, ठीक। तो ये प्यूरिन रिंग हो गया। अब अगर आपने छठे पोजीशन पे अमीनो अटैच कर दिया NH2, तो दैट विल बी एडेनिन। सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन अटैच करेंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, हटा देंगे, और 6th पोजीशन पे अमीनो को रहने देंगे एज इट इज। तो 2 अमाइनो 6 ऑक्सी विल बी गुआनिन, ठीक है। पहले कॉपी कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको।
नोट हो जाए बताइएगा। कॉपी कर लीजिए and make it sure the structure should be properly drawn because we have to very concentrate on the specific number. Okay, note it down. अब जरा ध्यान केयरफुली समझिए इसको जरा। देखिए आपको देखने में ये टफ जरूर लग रहा होगा, लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि बेटा बेंजीन रिंग बनाइए, ठीक, तो बेंजीन विल बी इजियर टू यू, राइट। बेंजीन तो सबको याद रहता है, क्लास 12th में आ गए, बेंजीन बना लिया, बेंजीन बना लिया, है ना, दिस इज व्हाट द बेंजीन इज। उसके बाद बेंजीन के साथ हमने क्या किया, पेंटोज शुगर अटैच कर दिया, ठीक। तो ये बन गया हमारा 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, टोटल 9 रिंग में 9 मेंबर्स हैं। अब उसमें नाइट्रोजन विल बी एट 1, 3, 7 एंड 9th पोजीशन, 1, 3, 7, 9, ठीक। तो दिस इज व्हाट द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग में है इसलिए साइक्लिक है, हेट्रो इसलिए है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी है, और भी कई सारे आप पढ़ेंगे, फ्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, थायोफिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे जहां सल्फर प्रेजेंट होता है, तो वो सभी हेट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं। फिर आइए पायरिमिडीन, हमने सिंपली बेंजीन बनाया, पाई का कंजुगेशन सिर्फ एक जगह दिखाया, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो सिर्फ 5th और 6th कार्बन के बीच का है। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, मैं फिर से इसको थोड़ा ब्लू से कर दूं कि इसमें नंबरिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। नंबरिंग जो है वो पायरिमिडीन में नीचे से होता है ना, ये डिफरेंस है, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। यहां नंबरिंग देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। सिर्फ पेंटोज रिंग नहीं है इसमें, बस वही डिफरेंस है दोनों के बीच, तो ये याद हो जाएगा, आई होप। एम आई राइट? इज इट इजी नाउ? उसके बाद आइए, एडेनिन को क्या कहा, 6 अमाइनो प्यूरिन, मेरे साथ रिपीट भी करते रहिएगा, याद हो जाएगा। एडेनिन इज 6 अमाइनो प्यूरिन, एडेनिन इज 6 अमाइनो प्यूरिन, मतलब प्यूरिन रिंग में छठे पोजीशन पे अगर अमोनिया लगा देंगे NH2 ग्रुप, यहीं पे हटा के NH2 लगा दिया, इट विल बी एडेनिन। अब अगर सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और यहां अमीनो ग्रुप NH2 एज इट इज जो भी बनाया था, तो दैट विल बी ग्वानिन, ठीक। अब आइए इधर यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। थाइमिन इज व्हाट, 5 मिथाइल यूरासिल। आप अगर स्ट्रक्चर को ऐसे देखिए, हम एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया पायरिमिडीन का, ठीक, नाइट्रोजन लगा दिया 1 एंड 3rd पोजीशन पे, दिख रहा है ना आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर, ओके। डबल बॉन्ड दिखा दिया, ये हमारा हो गया यूरासिल, ठीक है, दिस इज यूरासिल, ठीक है, दिस इज यूरासिल। अब नंबरिंग अभी सिखाया मैंने, दिस इज 1 पोजीशन, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो जैसे ही हम 5th पोजीशन पे CH3 लगाएंगे, है ना, तो थाइमिन इज 5 मिथाइल, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, स्पेस कम है, 5 मिथाइल यूरासिल। गॉट इट एवरीवन? तो इसको भी थोड़ा कॉपी कर लीजिए। कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है और ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है ना, कितनी मुश्किल है देखिए।
आई होप कि जिस शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पसीने के साथ, उसी शिद्दत से शायद आप भी कहीं बैठ के गर्मी में पढ़ रहे होंगे, है ना। और यही हमारी और आपकी मेहनत ऊपर वाले ने अगर चाहा तो सफल होगा, और मुझे भी आप याद रखेंगे। हम तो आपको याद रख नहीं पाएंगे जब तक कि आपको मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना नाम फिर से बता दूं, साइंटिफिक सर के नाम से कानपुर में हूँ, साइंटिफिक अप्रोच, इस नाम से भी लोग जानते हैं मुझे। आई एम हैविंग मोर देन 18 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। राहुल कुमार सिंह पूरा नाम। ये हो गया डन? कॉपी कर लिया? इरेज करूं? आप लोग का रिप्लाई बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो थोड़ी सी मुझे भी इंतजार करनी पड़ रही है। ठीक है, कॉपी हो गया? डन। अब देखिए इसके बाद ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा। नॉर्मली हम डीएनए को कहते हैं इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली का मतलब हो गया ढेर सारे, राइट, बहुत सारे। इसका मतलब हम बस शॉर्ट में बताते जाएंगे अभी, ये सब चीजें 11th में आपने पढ़ी होगी। डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक, इट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमें ये तो हम समझ रहे हैं मेनी, इसको समझना है व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फिर हमें इसको समझना है, एंड न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, ठीक है। जैसे अगर नाइट्रोजनस बेस में हमने लिया एडेनिन को और इसके साथ अटैच कर दिया शुगर, तो ये कहलाएगा एडिनोसिन, ठीक। हमने लिया यूरासिल, अटैच कर दिया शुगर से, तो ये हो जाएगा यूरिडीन। क्या हो जाएगा? यूरिडीन। और इसको हमने कहा क्या? इसको कहा हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड, जो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब जब यही न्यूक्लियोसाइड कई सारी फॉस्फेट से अटैच हो जाएगा, और जब हम कई सारे न्यूक्लियोसाइड को आपस में जोड़ देंगे, अगर हम यहीं पे आपको अगर दिखा दें कि हमने नाइट्रोजनस बेस को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, शुगर को हमने इससे रिप्रेजेंट किया, ठीक, और फॉस्फोरिक एसिड को हमने सर्कल से अगर रिप्रेजेंट किया, तो आप ऐसे देखिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में, रेक्टेंगल, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, इस न्यूक्लियोसाइड में हमने सर्कल लगा दिया, इट इज न्यूक्लियोटाइड। अब जब इसी की संख्या हमने बढ़ा दी, मतलब क्या हुआ? हमने इसमें n इंक्रीज कर दिया, वी इंक्रीजेस द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, मतलब मेनी न्यूक्लियोसाइड
become what become polynucleotide। मतलब जैसे ही बहुत सारे अटैच हो गए तो दीज आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड आई होप कि ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको आसान दिख रहा होगा समझने में। कोई डाउट है किसी को? और इसी से हमारा क्या हो गया, डीएनए तैयार हो गया, जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब यहां अगर हम समझें, मैं ऊपर वाली लाइन मिटा दूं ना, आई होप यू हैव डन इट, या रुक जाऊं मैं? आप लोग का रिप्लाई थोड़ा लेट आ रहा है। अब देखना यह है कि जो शुगर है वो नाइट्रोजनस बेस से किस पोजीशन पे बाइंड करता है ना? ठीक, तो शुगर नाइट्रोजनस बेस जो अटैच होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होगा। ठीक, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, राइट? शुगर विल, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग शुगर, ठीक है, शुगर विल बी अटैच्ड, नॉट शुगर, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस। एनबी मैं लिख दे रहा हूं ना, नाइट्रोजनस बेस विल अटैच्ड विद शुगर ऑन फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस विल बी अटैच्ड विद शुगर ऑन फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है, तो ये हो गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। देन फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड with two successive sugar, phosphoric acid attached with two successive sugar between third and fifth carbon atom. It form phosphodiester bond। जो एस्टर पर आया ना आपने, RCOO R-, याद हो केमिस्ट्री में, RCOO R-, RCOO R-, ये एस्टर था। अब यही दो बॉन्ड बनाएगा, दो एस्टर बॉन्ड्स बनेंगे, तो इसीलिए हम इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। कॉपी करिए, यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे पेज पे। ये तो आपको ध्यान में होगा आई गेस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, यहां पे फर्स्ट कार्बन पे। फॉस्फोरिक एसिड फिफ्थ और थर्ड। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल पिक्चोरियल फिर से रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर्स के थ्रू, और पिक्चर्स के थ्रू जो बनाएंगे तो आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा।
ये समझ में आ गया पूरा? क्लियर है? अगर क्लियर हो जाए तो लिखिए क्लियर, है ना। डन मतलब यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव नोटेड डाउन। क्लियर मतलब हाँ समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो मैं प्रॉपर, मतलब आपका मैसेज मुझे प्रॉपर मिल रहा है। दैट आई मीन टू से, राइट। क्लियर? सिमरन, प्रीति, आई एम वेटिंग। क्लियर? डन। डन मतलब आपने लिख लिया है ना सिमरन बेटा। क्लियर मतलब आपको समझ में आ गया, है ना। तो रिप्लाई अकॉर्डिंगली। क्या मुझे रिपीट करके दोबारा एक्सप्लेन करना है तो मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करूं? तो ये फील बिल्कुल नहीं आना चाहिए आप लोगों को कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये मैं चाहता। हर एक डाउट आपकी बार 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 जितनी बार आप कहेंगे आई विल एक्सप्लेन टू इट, है ना, सो दैट यू विल बी 100% डाउट क्लियर, योर डाउट विल बी क्लियर, सॉरी। हो गया? मिटा दूं? ओके। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड, ठीक ना, पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, कि कैसे शुगर अटैच हो रहा है और कैसे इसका अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक ना। देखिए हम ये शुगर बनाया हमने, और इसी के एंटी पैरेलल हमने ऐसे बनाया इधर, ठीक। दिस इज द, ठीक, ये शुगर इस तरह से हो गया। अब दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ध्यान से समझिएगा, ये ड्रॉ करते समय समझना है, बाद में अगर कोशिश करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज केयरफुली सी हाउ आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री है ये, तो थोड़ा सा आपको इसमें केयरफुल रहना होगा। ये हमारा है CH2OH, है ना, CH2OH। तो इसी तरह सब में CH2OH है ना, उसी तरह अब ये 1 2 3 4 5 है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ CH2OH, ठीक। तो इसका मतलब हो गया ये इसके और इसके बीच में, ये थर्ड कार्बन है, कौन हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड P। अब इसी तरह ये सभी एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो गए। यहां पे हमारा आ गया फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजनस ग्रुप, यहां पे उसी तरह फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजनस ग्रुप, और ये इसके बीच बॉन्ड बना लेगा। तो दिस फॉर्म्स अ पैरेलल स्ट्रक्चर, और इसी को हम फिर कह देते हैं 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। ये दोनों चीजें हमने शायद एक बार और भी डिस्कस किया है किसी एक क्लास में, बट वी हैव नॉट एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर केयरफुली। अब अगर आप इसको ध्यान से समझिए
कि हमने एक तरफ इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया, शुगर का बैकबोन है ये शुगर बैकबोन है, ये भी शुगर बैकबोन है, मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं दिस इज शुगर स्ट्रक्चर। और जब हम हेलिकल की बात करते हैं तो आप देखेंगे ना ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चूंकि थर्ड और फिफ्थ पोजीशन के बीच बन रहा है, तो यही वो स्ट्रक्चर है जो डीएनए को कुछ इस तरह का शेप दे देता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप डीएनए का, ये इसी कारण से है। ठीक, अब हम इसको 3D बना दें जरा, है ना। ठीक है, ये दिख रहा है 3D डीएनए। थ्री डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश। तो ये जो आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना ये इस तरह से, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसमें नाइट्रोजन और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ है, ये ठीक। डबल बॉन्ड है एडेनिन थाइमिन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड है गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट किसी को? या बुक से भी देख के लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और ये बोर्ड में एक बार आया भी है, ये भी बता दूं मैं, 3 नंबर में आया था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टू शो इट्स बैकबोन। ये क्वेश्चन था 3 नंबर में, बैकबोन दिखाना था कि कैसे ये बॉन्ड बना रहा है शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड के बीच। तो ये आ चुका है। कॉपी करिए। ओके, तो आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक ना, कि कैसे न्यूक्लियोटाइड बना और कैसे न्यूक्लियोसाइड बना। उसके बाद वेयर एग्जैक्टली दैट नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट। मैं रिपीट कर दूं, याद रखने वाली बात है ये, नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, दोनों के फर्स्ट पोजीशन पे होगा। Phosphodiester bond is present between the 5th and 3rd carbon of the 2 successive sugar molecule. Adenine थाइमिन के साथ जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। गुआनिन अगर इधर है तो इधर साइटोसिन होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये हमें ध्यान में रखना है। मतलब डीएनए में जो अंदर की तरफ बॉन्डिंग है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, दिस शोज, ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, दिस स्ट्रिप शोज व्हाट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसके बीच में जो है, जिसके कारण ये नहीं, शुगर है यहाँ पे सब में, बीच बीच में शुगर मॉलिक्यूल यहाँ आपस में अटैच्ड है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और ये जो डायग्राम बताया मैंने अभी आपको, दिस वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इज 1953 एंड दिस इज कॉल्ड एज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये था हमारा अभी का टॉपिक, ये फिनिश हो गया। अब आई बात आरएनए की। एक चीज और ध्यान में रखना है, जो हमारा जो डीएनए है वो कई तरह के हैं, जिसमें मोस्ट प्रीडोमिनेंट जो है वो बी डीएनए है। ए बी सी डी जेड या ए बी जेड, 3 भी हम कहते हैं कभी कभी। वैसे यही 3 मोस्ट कॉमन में से है। वैसे ए बी सी डी जेड, ए बी सी डी जेड, मतलब वी हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए एंड these DNA shows only
द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन बिटवीन द टू नाइट्रोजनस बेस और सक्सेसिव शुगर मॉलिक्यूल्स, राइट। नॉर्मल है ये। बदलता क्या है? उसका पैटर्न। जो हमारा डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड है, मतलब इनका जो हेलिक्स के जो टूवर्ड जो मूवमेंट हो रहा है डीएनए का वो लेफ्ट हैंडेड है, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, और एक चीज और मैं भूल गया बताना, एक क्वेश्चन आता है, अभी शायद है भी, थर्ड चैप्टर में है जेनेटिक्स के। क्वेश्चन है कि वाई, अच्छा आप में से पहले बताइए जरा, कुछ क्वेश्चनायर भी हो जाए एक दो, थोड़ा सा आपको भी रेस्ट मिल जाएगा, मुझे भी। 1 मिनट। हाँ सिमरन, व्हाट यू वांट? तब तक आप टाइप करिए, तो मैं क्वेश्चन भी रिपीट कर लूं। क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या आया, डीएनए आया या आरएनए आया? ये क्लास 10th में पढ़ाया गया है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। सवाल मैं फिर रिपीट करूं, इवोल्यूशन के केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले डीएनए आया एग्जिस्टेंस में, या यूं कह लीजिए बायोलॉजी के वर्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व फर्स्ट, डीएनए और आरएनए इन द लिविंग सिस्टम, या विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड एज अ लिविंग एंटिटी एग्जिस्टेंस। लिविंग सिस्टम में सबसे पहले डीएनए को देखा गया या आरएनए को देखा गया? ओके 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 फाइन। हाँ सिमरन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, दिस वाज आरएनए। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ये कि अगर आरएनए पहली बार हमने ऑब्जर्व किया है तो फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? इसका आंसर है आपके पास, यही मैं बताने वाला भी हूं अभी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगर आरएनए, सिमरन का जवाब बिल्कुल सही, अगर आरएनए पहली बार देखा गया तो फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? हम कह रहे हैं कि मतलब वही भाषा हो गई वही कि आरएनए सबसे पहले पैदा हुआ, डीएनए उसके बाद आया, है ना, अकॉर्डिंग टू द द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास 12th, कि आरएनए सबसे पहले पैदा हुआ उसके बाद डीएनए पैदा हुआ। अरे भैया, जब आरएनए पहले पैदा हुआ, वो अगर बड़ा भाई है तो वो जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, सोच के देखिए, दिमाग लगा के देखिए। आरएनए पहले आया, डीएनए उसके बाद आया, तो व्हाई आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल? ऐसा क्या है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? अब इसकी प्रूविंग भी पढ़ेंगे हम लोग, इसी चैप्टर में पढ़ना है ना। सोच के बताइए जरा आंसर कि व्हाई आरएनए नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, इट इज डीएनए। ऐसा क्या है आरएनए में या ऐसा क्या है डीएनए में कि वो उससे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल नॉट आरएनए? भाई कह ही सकते हैं ना कि डीएनए को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, और दिया गया मतलब है, कुछ तो है डीएनए में। एनीवन? सिमरन नहीं पता, चलिए आज सब बहुत पहले बहुत जल्दी आपने रिस्पॉन्ड करिए, अच्छा है। प्रीति, डू यू हैव एनी? सिमरन ने हाथ खड़े कर दिए, नाउ इट्स योर टर्न, शो योर इंटेलिजेंस, प्रूफ करिए आप भी कम नहीं है किसी से। यही लिख दीजिए नहीं पता, सॉरी, ये भी एक अच्छा इंटेलिजेंस है। जस्ट गिव अप, इट्स बेटर टू से समथिंग रॉन्ग। आई एम वेटिंग प्रीति फॉर योर रिप्लाई। यू वांट टू आंसर समथिंग? पॉन्डरिंग, सोच रहे हैं कुछ? चलिए, इट्स टू लेट टू आंसर, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, ये मैंने इसीलिए पूछा है क्योंकि अभी मैंने आंसर बताया भी था, जस्ट अभी बताया है मैंने कि कुछ तो है डीएनए में
जो आरएनए में नहीं है। तो एक केमिस्ट्री की भाषा में हम ये कह सकते हैं, वैसे ये पढ़ना भी है अभी आगे चल के, अभी एक आई होप कि एक या दो टर्न के बाद वी विल डिस्कस इट। आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हाई? आरएनए इज रिएक्टिव। मैं लिख दे रहा हूं इसको भी, आप लिख सकते हैं साथ में इसको आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाई आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, लिखेंगे आरएनए इज वेरी रिएक्टिव, आरएनए इज वेरी रिएक्टिव बायोमोलिक्यूल। RNA is very reactive biomolecule. This, ये स्कूल एग्जाम में भी आता है। This reactivity is due to hydroxyl group present at second position of pentose sugar. This OH group at second position makes it unstable। और अगर ये रिएक्टिव हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तब तो भैया जितने बच्चे पैदा होंगे, जितनी बार नई प्रोजेनी बनेगी ऑफिस में, उसके पास नए नए ट्रेड्स आ जाएंगे। किसी के 5 पैर हो जाएंगे, किसी के 3 पैर हो जाएंगे, किसी की 2 आंखें हो जाएंगी, कोई छोटा हो जाएगा, कोई अलग हो जाएगा, है ना। म्यूटेशन यू विल सी फर्दर इन द एवरी ऑर्गेनिज्म। दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। व्हाट विल हैपन देन? RNA is very reactive, so they become unstable। क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अब जब अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द प्रोजेनी हैव अ न्यू ट्रेट्स, म्यूटेशन हो जाएगा, और बार बार म्यूटेशन होगा, तो सर्वाइवल क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक फॉर द RNA, दैट इट इज नॉट अ जेनेटिक मटीरियल। और वही चीज जब हम डीएनए की बात करते हैं, तो डीएनए में आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, जस्ट अभी पिछली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि बिकॉज ऑफ दैट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सेकेंड पोजीशन ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल, दैट डीएनए इज स्टेबल। वो वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, और नहीं होने के कारण क्या करता है, वो उतना स्टेबल हो गया, उसमें स्टेबिलिटी है, उसमें म्यूटेशन होता ही नहीं इतनी जल्दी। और इस तरह से लिविंग स्पीशीज या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है वो सस्टेन रह रही है। नहीं तो हमेशा कोई ना कोई नया प्रोजेनी पैदा हो जाएगा इंडिविजुअल में। ठीक ना? गॉट इट? समझ में आ गया? कॉपी इट। I have not mentioned that you must write that why the DNA is stable. The question will be in the different form as well, that you have to understand. The question might be in that form that you have to write why DNA is stable and it acts as a genetic material instead of coming on the second time on the universe. It is not, you know, क्योंकि उसके बाद आया है, उसके बावजूद भी ये स्टेबल है और ये जेनेटिक मटेरियल, that need to explain, right? Which is very important. कॉपी करिए। कॉपी कर लीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा डन, क्लियर। समझ में आ गया है? आई होप there should not be any confusion, right? It is the most important part. If you will ask someone to about this question, so I hope it will be very, you know, the person who will answer it must have a, you know, depth of knowledge to understand, right? तो उसको बताना पड़ेगा कि क्यों। तो आंसर है सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है डीएनए में, इसीलिए, और आरएनए में है, इसीलिए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। गॉट इट?
ओके, टेल मी, अगर हो गया हो तो तब तक अपने बॉडी के होम्योस्टेसिस को मैं मेंटेन कर लूं विद सम लिटिल वाटर। पानी से एक क्वेश्चन याद आया मुझे, आप में से कोई बताएगा वाटर पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है? प्रीति एंड सिमरन ट्राई टू राइट डन क्लियर, मतलब लिख भी लिया सर, समझ में भी आ गया। अब डन तो लिख दिया, फिर आई एम वेटिंग यू मस्ट राइट दैट कि सर क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, ये हम लोग का मतलब कोडिंग है, हमारी भाषा हो जाएगी समझने का। ठीक है ना, आप हमारे पास तो है नहीं, यू आर समवेयर एल्स, आई डोंट नो वेदर यू आर। मैं तो कानपुर में हूं, बता भी चुका हूं, बिहार का रहने वाला हूं, ये भी बता रहा हूं। मतलब मैं कहीं और से हूं, कहीं और हूं, और कहीं और वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। व्हाट एन आइडिया सर जी। खैर, ये कोरोना का देन है, द अपॉर्चुनिटी है ना, इवोल्यूशन। कोरोना नहीं होता तो ऑनलाइन हम लोग ये सब चीजें नहीं सीखते, लेकिन ठीक है, इवोल्यूशन इज ऑलवेज गुड अकॉर्डिंग टू लैमार्क थ्योरी। डन एंड क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू सिमरन। मेरा क्वेश्चन था वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, हु विल एक्सप्लेन, हु विल राइट विद द रीजन, कि पानी को हम पोलर सॉल्वेंट कह रहे हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट कह रहे हैं, लेकिन क्यों, इन दोनों में से क्या सही आंसर है उसके एक्सप्लेनेशन दीजिए, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वाटर इज अ पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट वाज माय क्वेश्चन। ऐसा कारण भी है क्योंकि पानी में पी रहा हूं बार बार, पसीना आ रहा है बार बार, एक तरफ से इनटेक हो रहा है, इनपुट हो रहा है, एक तरफ से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ तो है बायो से रिलेटेड, जब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी हो जाए पढ़ाई से थोड़ा सा हटके। पोलर में बी, अच्छा पोलर में बी है, गुड। चलिए खैर बता देता हूं, क्लियर करता हूं, याद रखना है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा पोलैरिटी के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में, म्यू के बारे में। इफ म्यू इज इक्वल्स टू 0 द केमिकल कंपाउंड विल बी नॉन पोलर, एंड इफ म्यू इज ग्रेटर देन 0 द केमिकल कंपाउंड विल बी पोलर। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ये 11th में था, 10th में भी पढ़ाता हूं मैं बच्चों को, तो मैं बताता हूं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब हो गया देयर मस्ट हैव डाइपोल मोमेंट, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कारण क्या है, तो जब आप वाटर का बॉन्ड बनाते हैं, है ना, हाइब्रिडाइजेशन जब दिखाते हैं, तो दे हैव अ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। पोलर सॉल्वेंट कहा हमने, ठीक। अब हम पानी पी रहे हैं, तो चूंकि हमारे बॉडी में जो द होम्योस्टेसिस हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन, क्लास 11th कॉन्सेप्ट क्या है, इट मेंटेन्स द आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, राइट। हम पानी पी रहे हैं, बॉडी से सॉल्ट भी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है, तो देयर शुड बी सम कंपनसेशन। पानी हम नहीं पिएंगे तो हम यहीं पे अभी बिल्कुल गिर जाएंगे, है ना। अरे सर ये क्या हो गया, सर तो गिर गए, है ना, क्यों, क्योंकि देयर विल बी अनबैलेंस्ड अमाउंट ऑफ आयंस इन माय बॉडी फ्लूइड। आयन का अमाउंट कम हो गया तो बॉडी में सिग्नल्स का ट्रांसमिशन रुक गया, मसल्स में जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो गया। तो जब बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हमारा जो जो स्टेट पोस्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगा, तो हम गिर जाएंगे, यहीं पे बिल्कुल निठल्ले हो जाएंगे।
तो ध्यान में रखना है, पानी इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक और लाइन है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोल्यूशन, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये था हमारा एक आउट ऑफ द वे एक टॉपिक, एक जनरल नॉलेज की बात थी। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है आरएनए के बारे में, है ना। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज व्हाट? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड 3 तरह का है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डिफरेंस क्या है? तो जो आरएनए की हम अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो हमारा प्राइम मोटिव, फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वही डिफरेंस आ गया शुगर का। मैं फिर से ड्रॉ कर दूं, मुझे मजा आता है ड्रॉ करने में, ताकि हम आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकें। यही वो कलाकार ऑक्सीजन है, ये वाला सेकंड पोजीशन पे, जो बेचारे को इवोल्यूशन में जेनेटिक मटेरियल के क्रेडिट से दूर कर दे रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप makes it unstable, reactive, and it makes it unstable, है ना। राइबोज शुगर, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरी बात हो गई, डीएनए में हमारा एडेनिन अटैच हो रहा था किससे? थाइमीन से। अब ये यहां अटैच होगा यूरासिल से, और ग्वानिन में एज इट इज ये साइटोसिन से। मतलब डिफरेंशिएशन कहां से आया? डिफरेंशिएशन आया यूरासिल से, यू से, ठीक। एंड यू क्या था? मैं फिर रिपीट करूं, मैं याद करा दूंगा इन चीजों को। यूरासिल इज 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन। यूरासिल इज 2,4 ये है हमारा यूरासिल 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन। 2,4 डाइऑक्सी। ये बहुत दिक्कत होती है केमिस्ट्री टीचर से, आप अगर पूछेंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे वो। आईयूपीएससी नेम इट्स रियली वेरी टफ, क्योंकि आईयूपीएससी नेम में यूजुअली नंबरिंग लोग यहां से कर लेते हैं, लेकिन नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो ये था हमारा क्या? यूरासिल। तो डिफरेंस ये आया इन आरएनए। लिखना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग कहेंगे बाद में सर आपने बताया नहीं था। बोर्ड पे रहेगा तो आप बच जाएंगे ना, हम सेफ हो जाएंगे। यूरासिल इज प्रेजेंट at the place of थाइमिन, ठीक है। दैट इज नो थाइमिन इन यूरासिल, देन नो यूरासिल इन no thymine in RNA, no thymine in RNA, no uracil in DNA. This I was expecting to write.
कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है हम लोगों को, है ना। समझ में आ गया हो तो आप लिखिए क्लियर, क्लियर एंड डन। आई विल जस्ट इरेज। सर को कॉपी करिए। सिमरन बिल्कुल असाइनमेंट मिलेगा फर्स्ट चैप्टर का ना, जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, बिल्कुल मिलेगा बेटा। अभी बोला तो मैंने, कल भी बोला था, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको। तैयार हो रहा है। अब कोरोना के कारण जो टाइपिस्ट है वो आ नहीं रहा ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो आपको असाइनमेंट भी बहुत जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए, आपसे ज्यादा मुझे आपकी चिंता है। आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। प्रीति, व्हाट अबाउट यू? क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, लिखिए। अब इसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। There are 3 types of RNA. There are 3 types of RNA. डैश देखिए, फर्स्ट लिखिएगा स्मॉल आर आरएनए। डाउट हो तो भी लिख लीजिए, ऐसे लिखना है। फर्स्ट स्मॉल आरएनए, सेकेंड mRNA, एंड थर्ड इज tRNA। इसको कह रहे हैं राइबोसोमल आरएनए, इसको कह रहे हैं मैसेंजर आरएनए, एंड इसको कह रहे हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, and all these RNA actually play the important role in transcription as well as translation. I hope you people know and you are familiar with this topic. Replication तो अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ये क्लास 10th बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में था, सेल वाले चैप्टर में भी था। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन बताएंगे? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे। डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। ठीक,
डीएनए से डीएनए को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, या इसी को हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डीएनए से आरएनए को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक। अब इन तीनों आरएनए का जो रोल है, द रोल इज टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक मैसेज in the form of triplet codon, in the form of those triplet codon that carries or bring the message from the nucleus, yeah, that bring the message from one generation to another generation to carry or to inherit the trait. अभी जो डिस्कस करी थी मैंने थोड़ी देर पहले बात कि कैरेक्टर जो आपके अंदर है वो आपके पेरेंट्स को रिजेंबल करता है, जस्ट बिकॉज कि यही वो तीनों आरएनए हैं जो उन मैसेज को राइबोसोम पे कैरी करके लाता है, मैसेंजर आरएनए पे उसको रीड करता है, फिर इसको ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर कर देता है। ठीक। और फाइनली वी आर गोइंग टू विटनेस द इनहेरिटेड ट्रेट, द ट्रेट थ्रू द डीएनए, द ट्रेट which is visible, which resembles your parents। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रल डॉगमा। इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं सेंट्रल डॉगमा। करेक्ट? फ्रांसिस क्रिक was the scientist who, फ्रांसिस क्रिक ने इसके बारे में बताया कि सेंट्रल डॉगमा का लिटरल मीनिंग है कि एवरीथिंग इज सेंटर्ड ऑन द डीएनए, कि वो क्या बनाना है सेल्स को, कितना बनाना है, कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, ये सब डीएनए कंट्रोल कर रहा है। हम जो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये सब बातें करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दैट ऑल प्रोसेस इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। दिस इज द थिंग, दिस इज द पार्ट, यही वो की रोल प्लेयर है। क्या बनना है, कब बनना है, कितना बनना है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। अब आप कहेंगे सर ये प्रोटीन मैसेज कैसे हो गया? मैं ये भी लिख दूं यहां पे, तभी आपको याद भी रहेगा जब आप बाद में पेपर नोटबुक देखेंगे। मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, कॉपी कर लीजिए इसको भी, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। जो भी मैसेज देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, इसको जरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आज हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब ये वो कोडॉन है जो एज अ मैसेज कैरी करेगा, राइट? और इसी मैसेज को हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। अब ऐसे समझिए इसको, ये आपको सरप्राइज लगेगा, ये चीजें आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी है। हाउ दीज मैसेज आर गोइंग टू बी कंट्रोल द सिस्टम टू प्रोड्यूस अ मैसेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। हम कहते हैं कि जैसे एग्जांपल है, वी आर डिस्कसिंग कैपिटल टी स्मॉल टी, हम कहते हैं टॉल है। हाउ दिस टॉलनेस केम? तो इसका सिंपल मतलब है कि कैपिटल टी स्मॉल टी इज द सम ऑफ द मैसेज जो डीएनए को मिलेगा और डीएनए ट्रांसफर करेगा टू द आरएनए, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन नीड टू बी सिंथेसाइज्ड। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका मतलब जो डीएनए है वो एक मैसेज कवर करेगा कि आपको जो प्रोटीन बनाना है, जो हार्मोन बनाना है, जो हाइट को कंट्रोल करता है, उसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। दैट्स व्हाई दैट इज सेड टू बी डोमिनेंट जीन। ठीक है, अब जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो ज्यादा हार्मोन बनाएगा, और जब हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाइट अच्छी होगी।
फिर अगर वही स्मॉल टी है, इसका मतलब वो मैसेज है कि यू हैव टू प्रोड्यूस लेस प्रोटीन। किसे? आरएनए को, कि भैया ऐसा है कि यू हैव टू प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन, एंड हार्मोन इज प्रोटीनियस इन नेचर। It means that message will be carried out through the DNA. It will transfer this to these 3 RNA, and it will produce it accordingly that much amount of protein which will control. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और उससे क्या होगा? हाइट जो होगी अपने आप कम हो जाएगी। रिपीट, हाँ बिल्कुल करेंगे। देखिए, मैं कह रहा था सेंट्रल डॉगमा, हमारा जो 3 आरएनए है, ये तीनों आरएनए मिलके मैसेज को कैरी करते हैं, एंड दैट मैसेज इज गवर्न इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक, एंड द ट्रिपलेट कोडॉन, ऑल द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम आरएनए। मतलब क्या प्रोटीन बनाना है वो आरएनए को पता है, क्या आरएनए बनाएगा वो डीएनए से मिल रहा है इंफॉर्मेशन। ठीक, डीएनए कॉपी कर रहा है, डीएनए में मतलब कितना बनाना है। अगर ज्यादा बनाना है प्रोटीन तो ऑब्वियसली डीएनए बार बार कॉपी करेगा। मतलब घर में अगर खाना ज्यादा बनना है तो पापा सब्जी ज्यादा लेके आएंगे। घर में अगर गेस्ट बहुत आ गया है तो ऑब्वियसली उसकी संख्या ज्यादा चाहिए, अमाउंट ज्यादा चाहिए वेजिटेबल्स का, खाने का, वो रॉ मटेरियल्स ज्यादा चाहिए। इसका मतलब प्रोटीन जब ज्यादा बनना है तो डीएनए भी ज्यादा बार रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारी डीएनए कॉपी बनाएगा। और जब बहुत सारी डीएनए कॉपी बनाएगा तो वही डीएनए फिर आरएनए भी बनाएगा। मोर डीएनए विल बी फॉर्म्ड, ऑब्वियसली मोर प्रोटीन, मोर आरएनए विल बी फॉर्म्ड, and when the more RNA forms, it means that all RNA will form more amount of protein. Clear है सिमरन, प्रीति, any doubt? Is it clear now सिमरन? सिमरन अभी भी डाउट रह गया क्या? हो गया डन सिमरन, क्लियर? आप लोग का रिप्लाई लेट आता है बेटा। और जो भी अगर क्लियर है तो उस टॉपिक को लिख दीजिए कि सर ये दोबारा बता दीजिए, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि फिर मुझे लगता है कुछ भी नहीं समझ में आया। आई स्टार्टेड टू रिपीट अगेन होल द टॉपिक। ओके, थैंक यू सिमरन। तो दिस इज ऑल अबाउट द आरएनए, दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल डॉगमा। सारी चीजें डीएनए कंट्रोल करता है, और बचपन से हमें ये पढ़ाया जाता है 7th और 6th क्लास से कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल। लेकिन है कौन कलाकार? कलाकार है वो डीएनए जो क्रोमोसोम में पाया गया, और वो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर पाया गया। मतलब क्या बनना है, कब बनना है, कितना बनना है, दैट ऑल विल बी कैरीड आउट बाय द डीएनए। जैसे घर का मालिक, घर के गार्जियन, पेरेंट्स हैं, फादर हैं जो वर्किंग हैं, घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो घर में बोलेंगे नहीं कि आज ये बनना है। घर में वही चीज आएगी जो बननी है। कितना बनना है दैट ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड, राइट? तो डीएनए ही वो चीज है जो उन प्रोटीन्स के बनने को कंट्रोल करता है, उस आरएनए को भी कंट्रोल करता है कि कितना बनना है। एंड दिस इज व्हाट अबाउट द प्रोसेस। तो दिस इज टुडेज टॉपिक। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डीएनए, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आरएनए। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्लोवर लीफ मॉडल, जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। समटाइम्स ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत 6-7 साल पहले की बात है, लेकिन आपको याद रखना है नीट पर्पस के लिए। मैं बार बार कहता हूं, तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप ये चीजें कॉपी कर रहे होते हैं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं इन ड्यूरिंग द क्लास कि बेटा ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेक इट श्योर कि इट्स योर ड्यूटी। आई विल ऑब्वियसली, आई एम बीइंग अ टीचर, बीइंग योर मतलब वेल विशर, मैं बार बार रिमाइंडर दूंगा ही, लेकिन फिर भी इट्स योर प्राइम मोटिव, इट्स योर प्राइम टास्क, यू मस्ट नोट इट अकॉर्डिंगली कि दिस वाज, कि सर ने पढ़ाया था कोडोमिनेंस, बोला था कि सर ये बेटा ये नीट में आता है। सर ने पढ़ाया था कलर ब्लाइंडनेस, तो सर ने कहा था सर ये
बोर्ड में तो आता ही आता है, ये प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू जस्ट पिक समथिंग, यू हैव टू राइट समथिंग विच इज ट्रिकी एंड यू शुड ओनली रीड दैट। मतलब ये सिर्फ आप ही पढ़ पाए, कुछ ऐसा आप करिए कि आपकी नोटबुक अगर कोई दूसरा ले भी जाए तो उसको ना समझ में आए, क्योंकि समवेयर यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश, टू बी फ्रैंक। आपको अच्छा करना है, आपको सबसे आगे निकलना है, तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। हाँ, किसी को कुछ बताना है बता दीजिए, ठीक, लेकिन जो नोट्स आपके हैं वो आपके होने चाहिए, और आपसे बेहतर अगर कोई ले भी जाता है आप किसी को दीजिए भी, अगर बिल्कुल दीजिए, शेयर करिए, ठीक, लेकिन वो नोट्स आपसे बेहतर कोई और ना पढ़ पाए, दैट्स इट। थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, I hope the things had been done today's. गुड इवनिंग, सब्बा खैर, जय श्री राम, आदावर्ज है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ, मेक योरसेल्फ सेफ।